नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और आज है आपका मॉडल पेपर पार्ट 6 और इससे पहले 5 पार्ट्स आ चुके हैं मॉडल पेपर के उत्तराखंड एलटी टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए। तो जिन लोगों ने वो नहीं देखा है, जब भी आपका समय हो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा सारी वीडियोज़, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे उत्तराखंड एलटी से रिलेटेड। तो आज हम एक और पार्ट करने वाला है इसका, और सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके देखेंगे और देखेंगे जो आपका प्रिपरेशन है वो कितना बेहतर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ग्रुप का नेम है, जैसा चैनल का नेम है वैसा ही है, GOV एग्जाम इन्फो सेम है। तो वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन और इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ हायर ऑर्डर नीड अकॉर्डिंग टू मॉस्लोज थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स। तो ये जो हायरार्की ऑफ नीड्स है, जो कि मॉस्लो की थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो उसमें उच्च क्रम आवश्यकता है, यानी कि हाई ऑर्डर नीड है, इस थ्योरी के अनुसार सबसे ऊपर क्या होगा हाई ऑर्डर नीड में। ये जो हायरार्की बताई गई है उसके अनुसार, तो मॉस्लो ने काफ़ी सारे स्टेजेस बताए हैं आवश्यकताओं के, जिसमें सबसे ऊपर क्या है, फिर दूसरे में, तीसरे में, और जो अन्य स्टेजेस हैं या फिर लेवल्स हैं उसके अकॉर्डिंग पहले नंबर पर जो है वो क्या है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो जिन्होंने ये पढ़ा होगा उनको इसका आंसर मालूम होगा। पहला है आपका फिजियोलॉजिकल नीड्स, दूसरा है आपका यानी कि दैहिक आवश्यकता, बी ऑप्शन है सेफ्टी नीड, सुरक्षात्मक आवश्यकता, सी है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मसिद्धि, या फिर नन ऑफ दिस यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो सही आंसर है वो है आपका दैहिक आवश्यकता यानी कि फिजियोलॉजिकल नीड्स। देखिए ये जो मॉडल है या जो कह लीजिए थ्योरी है मॉस्लोस की, वो 1943 में आई थी। जिस पत्रिका में ये आया था उसका नाम था अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। उसमें ये जारी किया गया था और उसमें ये चीज़ें बताई गई थी। इसमें कई सारे लेवल्स थे आवश्यकताओं के, जिसमें सबसे ऊपर था आपका फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो इसको याद रखिएगा। फिजियोलॉजिकल नीड्स में और क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि फिजियोलॉजिकल नीड्स होता क्या है, यानी कि जो शरीर के लिए आवश्यक है, बॉडी के लिए जो आवश्यक है वो चीज़ें, जैसे कि भोजन या फिर फूड जो है वो आवश्यक होता है, वाटर सबसे ज़रूरी चीज़ है, इसके अलावा हवा चाहिए, इसके अलावा स्लीप आवश्यक है बॉडी के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स में आता है। दूसरे नंबर पर अगर पूछा जाए कभी, तो ये होता है आपका सेफ्टी या फिर सिक्योरिटी नीड्स। ये होता है आपका दूसरे नंबर पर, जिसमें आपका पर्सनल सिक्योरिटी हो गया, फाइनेंशियल हो गया यानी कि आर्थिक जो सुरक्षा कहते हैं सिक्योरिटी, इसके अलावा इमोशनल सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें आपकी सेफ्टी नीड्स में आ गई। ठीक, इसके बाद है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तो ये काफ़ी नीचे वाले स्टेज में, आत्मसिद्धि। उससे पहले आता है आपका लव नीड्स, जिसमें फैमिली, फ्रेंडशिप, ये सारी चीज़ें आ गई। तो इसका जो राइट आंसर हुआ है आपका ऑप्शन ए, फिजियोलॉजिकल नीड्स, ये सबसे ऊपर है आवश्यकता क्रम में। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, कमेंट करके आप आंसर जरूर बताएं इसका। तो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, द मेन पर्पज़ ऑफ समेटिव एवोल्यूशन। तो आई थिंक इसके क्वेश्चन भी हमने पहले कभी करे हैं। समेटिव एवोल्यूशन का जो मेन पर्पज़ है वो क्या है? कंटिन्यूस एवोल्यूशन, कॉम्प्रहेंसिव एवोल्यूशन, एक्सटर्नल एवोल्यूशन, या फिर पहला ऑप्शन है ग्रेडिंग एंड सर्टिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स। तो 4 ऑप्शन है, इनमें से जो समेटिव एवोल्यूशन है वो क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर वो है आपका ग्रेडिंग एंड सर्टिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट। एवोल्यूशन की बात करें तो एवोल्यूशन 2 टाइप्स के होते हैं, फॉर्मेटिव और समेटिव एवोल्यूशन, जो क्वेश्चन में दिया गया है। तो जो समेटिव एवोल्यूशन होता है वो होता है आपका विद्यार्थियों की ग्रेडिंग और सर्टिफिकेशन से संबंधित, जो कि आखिर में किया जाता है। और जो आपका फॉर्मेटिव होता है वो समय समय पर किया जाता है, जैसे कि बीच बीच में जो आप एग्ज़ाम लेते हैं स्कूल्स वगैरह में, जैसे कि टेस्ट वगैरह लिया जाता है, तो वो होता है आपका ताकि लेवल पता कर सके छात्रों का जो पढ़ाया जा रहा है वो कितना बेहतर है। तो ये चीज़ है आपकी फॉर्मेटिव। तो बस इतना ही समझना है इसमें कि जो समेटिव एवोल्यूशन है वो आपका ग्रेडिंग एंड सर्टिफिकेशन होता है। जो फॉर्मेटिव है उसको हम कह सकते हैं कंटिन्यूशन एवोल्यूशन, यानी कि वो समय समय पर लिया जाता है, तो सतत मूल्यांकन हम उसे कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन है। तो जिन्होंने भी ए गेस किया है बिल्कुल ही सही है, विद्यार्थियों की ग्रेडिंग और सर्टिफिकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, द पीरियड ऑफ डेस्ट एंड डेस्ट फ्रॉम अबाउट 6 to 11 ईयर्स ऑफ एज इन्वॉल्व स्लो एंड कंसिस्टेंट ग्रोथ। यानी कि जो किस वर्ष का काल समय, यानी कि जो 6 से 11 साल के बच्चे हैं जिसमें धीमी और समरूप गति से वृद्धि होती है, इसको क्या कहते हैं? ये पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं,
अर्ली एंड मिडल चाइल्डहुड, मिडल एंड लेट चाइल्डहुड, इन्फेंसी एंड मिडल चाइल्डहुड, या फिर लेट चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस। तो क्या होगा, 6 से 11 वर्ष के बच्चे किस समय में आते हैं? तो ये होगा आपका मिडल एंड लेट चाइल्डहुड। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है मध्य और उत्तर बाल्यावस्था। यहाँ पर मध्य और यहाँ पर उत्तर बाल्यावस्था काल का समय लगभग 6 से 11 वर्ष का, जिसमें धीमी समरूप गति से वृद्धि होती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि उनके शिक्षक डैश हैं वो अपने आप को अकेडमिक कार्य में संलिप्त होने में ज़्यादा मोटिवेटेड महसूस करते हैं, अभिप्रेरित महसूस करते हैं, किस तरह के शिक्षक होंगे तब ऐसा महसूस किया जाएगा किसी बच्चे द्वारा या स्टूडेंट द्वारा? सपोर्टिव होंगे, केयरिंग होंगे, दोनों होंगे, या फिर नाइदर ए और नाइदर बी, ए और बी दोनों ही नहीं? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इजी है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सपोर्टिव के साथ साथ केयरिंग यानी ध्यान रखने वाले होने चाहिए, तभी जो मोटिवेशन है वो मिलेगा स्टूडेंट को। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैंडर्डाइज्ड साइकोलॉजिकल मेथड? तो निम्न में से कौन सी मनोवैज्ञानिक विधि प्रमाणित है? ऑटोबायोग्राफी, सोशियोमेट्री यानी कि समाज मिति, एप्टीट्यूड टेस्टिंग, या फिर ऑब्जर्वेशन? तो मनोवैज्ञानिक विधि प्रमाणित कौन सी है इनमें से? तो सी जिन्होंने सोचा बिल्कुल सही है, एप्टीट्यूड टेस्टिंग होता है आपका स्टैंडर्डाइज्ड साइकोलॉजिकल मेथड। प्रमाणित विधि जो है वो है आपका अभिक्षमता परीक्षण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी परीक्षा के लिए इसलिए अध्ययन करता है क्योंकि उसे पाठ्यक्रम में दी गई विषय वस्तु को पढ़ने में आनंद आता है। ये एग्जाम्पल है किसका, किस तरह के मोटिवेशन का या अभिप्रेरणा का? तो आंतरिक है, या फिर उपलब्धि अचीवमेंट मोटिवेशन है, या फिर बाह्य है एक्सटेंसिव, या फिर सामाजिक सोशल अभिप्रेरणा? तो क्या होगा, ये होगा आपका आंतरिक अभिप्रेरणा, यानी कि खुद से ही जो पाठ्यक्रम का विषय वस्तु है उसको पढ़ने में उसे अच्छा लगता है किसी भी सब्जेक्ट का, तो ये आपका इंट्रिंसिक जो अभिप्रेरणा मोटिवेशन है उसका एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन ए गैस किया है तो बिल्कुल सही है, आंतरिक अभिप्रेरणा का ये एग्जाम्पल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट कुड बी द स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट क्रिएटिव राइटिंग? तो जो ये सृजनात्मक लेखन है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्रियान्वित करने हेतु जो स्टेप्स हैं वो क्या हो सकता है? तो पहला ऑप्शन है, स्टूडेंट को ये अलाउ किया जाए कि वो खुलकर एक्सप्रेस कर सके अपने भावों को। इसके अलावा बी ऑप्शन है, विद्यार्थियों को उपयुक्त पृष्ठपोषण यानी कि जो फीडबैक है अप्रोप्रिएट वो दिया जाना चाहिए। इसके अलावा ऑफर गुड मॉडल ऑफ राइटिंग, तो जो राइटिंग है उसके गुड मॉडल्स यहाँ पर दिए जाने चाहिए, चाहे कोई भी टॉपिक हो उससे रिलेटेड जो अच्छे प्रतिमान हैं वो बताए जाने चाहिए यहाँ पर। इसके अलावा उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो क्या लगता है क्या होगा इसका आंसर? तो जाहिर सी बात है क्रिएटिव राइटिंग में एक्सप्रेस करना सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये तो आएगा इसमें। लेकिन ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी में बताया गया है कि अप्रोप्रिएट फीडबैक, अगर फीडबैक दिया जाता है तो भी यहाँ पर जो क्रिएटिव राइटिंग है वो और ज़्यादा बेहतर हो सकता है। और जो आइडियल मॉडल्स हैं या फिर गुड मॉडल्स हैं, प्रतिमान हैं उससे रिलेटेड राइटिंग से, तो वो भी आपका यहाँ पर सृजनात्मक लेखन के लिए प्रेरित कर सकता है या फिर इसे बेहतर कर सकता है। तो ऑप्शन डी ही इसका राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। ठीक समझ गए होंगे, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए, इसके बाद है रिहर्सल इज यानी कि पूर्वाभ्यास है क्या है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है, अ बेटर स्ट्रेटजी फॉर सेंसरी मेमोरी देन लॉन्ग टर्म मेमोरी, यानी कि संवेदी स्मृति हेतु अधिक अच्छा तरीका है दीर्घकालिक स्मृति के तुलना में। दूसरा है यहाँ पर, अ बेटर स्ट्रेटजी फॉर शॉर्ट टर्म मेमोरी देन लॉन्ग टर्म मेमोरी, तो जो दीर्घकालिक स्मृति है उसके तुलना में जो लघुकालिक स्मृति है हेतु अधिक अच्छा तरीका है रिहर्सल। क्या ये सही है? यानी कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसके लिए तो अच्छा है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है पूर्वाभ्यास रिहर्सल। सी है यहाँ पर, लघुकालिक स्मृति की तुलना में दीर्घकालिक स्मृति हेतु अधिक अच्छा तरीका, यानी कि इसमें जो आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसके लिए अच्छा है लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा नहीं है। या फिर डी है यहाँ पर, दोनों के लिए अच्छा तरीका है। तो क्या लगता है जो रिहर्सल होता है या फिर पूर्वाभ्यास कहते हैं वो किसके लिए अच्छा होगा? तो पूर्वाभ्यास आपका
ऑप्शन डी होगा, यानी कि लघुकालिक स्मृति और दीर्घकालिक स्मृति दोनों के लिए अच्छा तरीका है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सृजनवादी कक्ष में विद्यार्थी नहीं करते हैं, तो क्या नहीं करते हैं ये पूछा गया है। सृजनवादी मतलब जो कंस्ट्रक्टिव क्लास है उसमें क्या नहीं करना चाहिए या फिर क्या नहीं करते हैं। तो देखिए, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, प्रयोगों को डिज़ाइन करते हैं, या फिर निष्कर्ष निकालते हैं, बिल्कुल निकालते हैं, और जो हाइपोथेसिस है वो भी यहाँ पर उसका टेस्ट करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी, यानी कि पार्टिसिपेट पैसिवली इन लर्निंग, यानी कि सीखने में निष्क्रिय होकर प्रतिभाग ये नहीं किया जाता है कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में, सृजनवादी कक्षा में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, एक्टिव होकर पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रारंभिक उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के लिए असाइनमेंट देना चाहिए क्योंकि इससे क्या फ़ायदा होगा, विद्यार्थियों को पुस्तकालय सर्विसेज के प्रयोग की कला सीखने को मिलता है इसमें, या फिर सिखाते हैं ये चीज़ें असाइनमेंट से, या फिर ऑप्शन बी है विद्यार्थियों को स्वाध्याय हेतु प्रेरित करते हैं, या फिर बी और ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी, यानी कि हेल्प्स द स्टूडेंट टू लर्न आर्ट ऑफ यूजिंग लाइब्रेरी सर्विस, यानी कि जो पुस्तकालय की सेवाएं हैं उसका उपयोग करके जो भी चीज़ें हैं असाइनमेंट में उसमें से जो भी सीखने को मिलता है वो यहाँ पर विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलता है। इसके अलावा जो मोटिवेशन है वो तो मिलता ही है सेल्फ स्टडी का, क्योंकि असाइनमेंट बनाने के लिए उन्हें खुद से जो चीज़ें हैं उसको सीखना पड़ेगा, उसके बारे में पता करना पड़ेगा, तभी वो असाइनमेंट बना सकते हैं। तो ये आपका सेल्फ स्टडी में भी मोटिवेट करेगा। तो इसका मतलब है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ए एंड बी दोनों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप ऑफ द स्कूल इन्फ्लुएंसेस लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स, दिस फैक्टर बिलोंग्स टू विच कैटेगरी, यानी कि जो स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है, ये जो पहलू है वो किससे संबंधित है, किस श्रेणी से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ये होगा आपका सामाजिक, यानी कि सामाजिक जो फैक्टर है उससे संबंधित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन प्रोमोट्स एडजस्टमेंट, यानी कि निम्न परिस्थितियों में कौन समायोजन को बढ़ाता है। तो एडजस्टमेंट को प्रमोट कौन सा कंडीशन करेगा, देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्त, फ्री ऑफ न्यूरोटिक फियर्स एंड एंग्जाइटी। तो यही इसका राइट आंसर है। अगर ये आपके पास है, यानी कि जो न्यूरोटिक चिंता या भय है या फिर जो चिंता है उससे अगर आप फ्री हैं तो ये जो एडजस्टमेंट है उसको प्रमोट कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बात की जाए, कोई लड़की है और वो पढ़ना चाहती है, लेकिन एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझे तो मान लीजिए वहाँ के लोग कोई ऐसा इलाका है जहाँ पर लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है, और कोई एक लड़की बाहर जाकर पढ़ना चाहती है और उसके बारे में कुछ बातें बोली जाती है समाज में, तो वो जो चीज़ है अगर उस लड़की को प्रभावित करने लगे या फिर उससे उसको टेंशन हो जाए, एंग्जाइटी हो जाए, तो ये प्रॉब्लम होगा और वो एडजस्ट नहीं कर पाएगी उस कंडीशन में। तो इसीलिए अगर न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्त होगा कोई व्यक्ति तो वो किसी भी परिस्थिति में एडजस्ट कर पाएगा। तो ये चीज़ है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, फ्री फ्रॉम न्यूरोटिक फियर्स एंड एंग्जाइटी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एग्जामिनेशन स्ट्रेस, हाई स्ट्रेस कैन इंटरफेयर विद द स्टूडेंट इन, यानी कि अधिक तनाव विद्यार्थी में अवरोध पैदा कर सकता है। क्या चीज़ है जिसमें अवरोध आ सकता है अगर अधिक तनाव है, हाई टेंशन है, तो हाई स्ट्रेस है, तो फिर तो तैयारी में, प्रिपरेशन में प्रॉब्लम आ सकता है, कंसंट्रेशन में, एकाग्रता में, बोथ ए एंड बी, या फिर तीनों में ही, यानी कि आपका प्रिपरेशन और कंसंट्रेशन, परफॉर्मेंस इन तीनों में ही हो सकता है। तो जाहिर सी बात है अगर हाई स्ट्रेस होगा तो प्रिपरेशन में दिक्कत आएगी, कंसंट्रेशन नहीं रह पाएगा, और अगर ये दोनों चीज़ें नहीं रहेंगी तो जाहिर सी बात है परफॉर्मेंस भी आपका ख़राब रहेगा एग्ज़ाम में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, तैयारी, एकाग्रता और प्रदर्शन तीनों में ही यहाँ पर अवरोध पैदा हो जाएगा। इसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन ट्रेट ऑफ पर्सनालिटी इज प्रोपाउंडेड बाय। अंतर्मुखता बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न के द्वारा प्रस्तावित किया गया, इनमें से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो यहाँ पर पूछा गया है इंट्रोवेंशन वर्जन और एक्स्ट्रावर्जन। तो ये जो दो ट्रेट्स हैं वो किसके द्वारा प्रस्तावित या फिर प्रोपाउंड किया गया है? तो ये होगा आपका हेंस आइजैक, इन्होंने ये किया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डोमेन इज नॉट नेम्ड इन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तो जो ब्लूम के वर्गीकरण में नामित नहीं है इनमें से वो क्या है? तो देखिए संज्ञानात्मक है, क्रियात्मक यानी कि कॉग्निटिव नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ये जो है नामित नहीं है। बाकी आपका अफेक्टिव है, मनोप्रेरणा भी है, साइकोमोटर, तो ये सारी चीज़ें यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्रियात्मक जो है नहीं है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। इसके बाद देखिए, तो ये आज के लिए आखिरी क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है कि अ चाइल्ड हु इज़ हाई और लो इन अ करेक्टरिस्टिक सच एज वर्बल एबिलिटी विल रिमेन सो एट लेटर एजेस, दिस मैटर स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाट। यानी कि एक बच्चा जो कि एक विशेषता जैसे कि मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न है, बाद की उम्र में भी ये चीज़ रहेगा। और ये जो बयान है या जो स्टेटमेंट है वो किस चीज़ पर जोर देता है? यानी कि अर्ली एक्सपीरियंस पर जोर देता है, एनवायरनमेंट पर देता है, हेरिडिटी पर देता है, या फिर आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों पर। तो बच्चे की बात की गई है जिसमें एक पर्टिकुलर चीज़ बताई गई है जैसे कि मौखिक क्षमता में वो उच्च या निम्न है, तो बाद में भी ये प्रॉब्लम रहेगी। ये किस चीज़ पर जोर देता है पूछा गया है। तो क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता, इस पर ही निर्भर करेगा। ये जो स्टेटमेंट है इस पर जोड़ देगा, तो हेरिडिटी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। तो ये थे आज के लिए क्वेश्चन। अब आने वाले और भी क्लासेस में हम और भी क्वेश्चन करेंगे, तो कल या परसों में आई थिंक आपका एक मैराथन क्लास भी आ जाए, तो उसके लिए वेट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। और जो आपके क्लासेज हैं वो ज़रूर देख लें एग्ज़ाम से पहले। 25 को आपका कंफर्म डेट आ चुका है, और जो आपकी अपने स्तर पर प्रिपरेशन है उसको बनाए रखें। तो ये चीज़ें हैं इसमें। बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।